जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राममूर्ति। तो साथियों, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग बातचीत करने के लिए आए हैं जनरल स्टडी पेपर पर। और ये जो जनरल स्टडी का जो पेपर है ये BPSC TRE 4 और बिहार पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, इस बात को आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। और ये रहा आज का पहला प्रश्न। प्रश्न कहता है कि लीखापानी हेमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होने वाला है हिमाचल प्रदेश। क्या होने वाला है? हिमाचल प्रदेश। अच्छा, अगर हिमाचल प्रदेश में बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो है हिमालय का जो भाग है उससे उत्तर पूर्व हिमाचल प्रदेश कहते हैं। उत्तर पूर्व हिमालय कहते हैं। उत्तर पूर्व हिमालय का भाग जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, जिसमें इसके कुछ भाग है। उत्तर पूर्व हिमालय का डाफला, अबोरा इत्यादि भाग जो है वो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस प्रकार से जो अपना सही आंसर आने वाला है वो हो जाएगा ए, अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लेकिन इससे पहले आप देख सकते हैं कि लीखापानी हिमनद भारत में के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगर इसके विस्तार की बात करें तो लीखापानी हिमनद अरुणाचल प्रदेश में है, ये तो सब आदमी जानते हैं। इसके अलावे अरुणाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर में स्थित एक राज्य है। अरुणाचल प्रदेश क्या है? ये भारत के पूर्वोत्तर में स्थित एक राज्य है। यह हिमनद हिमालय के पूर्वी भाग में स्थित है। कोई पूछ देगा हिमनद कहाँ है, तो हिमालय के पूर्वी भाग में है, यानी ये जो लीखापानी हिमनद है वो हिमालय के पूर्वी भाग में है। अगर अन्य प्रमुख हिमनद की बात करें तो गंगोत्री, भागीरथी, सियाचिन और नुब्रा भी शामिल है किसमें? हिमनद में। और ये सब हिमालय का ही भाग है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। यहाँ कहता है कि मगध और अंग का मैदान किसके हिस्से हैं? ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। तो अगर मगध और अंग की बात करेंगे तो ये जो भाग आप देख रहे हैं, ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग ये पूरा भाग मगध का भाग है। ये पूरा मगध है। और ये जो है ये निम्न गंगा के मैदान के हिस्से में है। किस में है? निम्न गंगा के मैदान के हिस्से में है। यहाँ आप देख सकते हैं, कहता है कि मगध और अंग का मैदान भारत के बिहार राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित ही निम्न गंगा के मैदान का एक हिस्सा है, जो गंगा और सोन नदी के बीच में है। किसके बीच में है? गंगा और सोन नदी के बीच में ये स्थित है। अगर इसके स्थान की बात करें तो ये बिहार राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा और सोन नदी के बीच में है। अगर मगध के मैदान की बात करें तो यह दक्षिण में विंध्याचल पर्वतमाला और उत्तर में गंगा नदी तक फैला हुआ है। अगर बात करते हैं हम अंग मैदान का, तो उत्तर में मगध से लेकर के दक्षिण में सोन नदी तक फैला हुआ है। अंग उत्तर में मगध से लेकर के दक्षिण में सोन नदी तक है, और वो जो मगध जो है वो बिहार राज्य के दक्षिण भाग में है और गंगा से सोन नदी के बीच में है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि जल प्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेल नहीं है? कहता है कि जोग शरावती नदी पर है, ये तो सही है। ये कहता है कपिल धारा कावेरी पर है, जी नहीं, कपिल धारा जो है ये नर्मदा नदी पर है। कहाँ है? नर्मदा नदी पर है। और धुआंधार गोदावरी नदी पर है, ये भी गलत बात है, ये भी नर्मदा नदी पर है। और हमसे क्या पूछा है
कि कौन सुमेल सही नहीं है, तो ये तो सही है, सुमेल एक ये सही नहीं है और ये सही नहीं है। इस प्रकार से अपना आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इस बात की जानकारी आपको इस स्लाइड से प्राप्त होने वाली है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कहता है कि जोग जलप्रपात, जिसे गेरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, कर्नाटक के शिवमोगा जिला के शरावती नदी पर स्थित है। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक क्षेत्र में स्थित है। और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला के भेड़ाघाट नामक स्थान पर है। तो इस प्रकार से धुआंधार और ये कपिलधारा, ये दो जलप्रपात नर्मदा नदी का है, और जोग जलप्रपात जो है ये किसका है, ये शरावती नदी का है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न कहता है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। काकीनाडा, मछलीपट्टनम, नागपट्टिनम और विशाखापट्टनम। कहता है कि ये जो 4 बंदरगाह है इसको उत्तर से लेकर के दक्षिण दिशा में चलिए। तो चलिए अगर हम बात करते हैं तो ये जो है ये विशाखापट्टनम है। ये क्या है, विशाखापट्टनम है, ये है विशाखापट्टनम। तो यहाँ पर ये है विशाखापट्टनम, इसे हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक कलर से घेरते हैं। इसके बाद रेड कलर से जो घेरे हैं ये है काकीनाडा। ये क्या है, ये काकीनाडा है, जहाँ पर रेड लगा रहे हैं ये क्या है, काकीनाडा है। उसके बाद हम ये कलर लगा रहे हैं, ये है मछलीपट्टनम। और तो ये हो गया विशाखापट्टनम हो गया, मछलीपट्टनम हो गया, काकीनाडा हो गया। अब हमें खोजना है नागपट्टिनम। तो नागपट्टिनम यहाँ है। तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे उत्तर में कौन है, विशाखापट्टनम। तो सबसे उत्तर में कौन है, विशाखापट्टनम। तो सबसे पहले 4 नंबर ऑप्शन आएगा। फिर उसके बाद देखेंगे तो काकीनाडा है, यहाँ पर देख रहे हैं तो काकीनाडा 1 में है। फिर उसके बाद कौन है, काकीनाडा के बाद मछलीपट्टनम 2 में है, तो 2 आ जाएगा। और उसके बाद 3 आ जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। यानी सबसे उत्तर में है विशाखापट्टनम, उसके बाद है काकीनाडा, उसके बाद मछलीपट्टनम और उसके बाद नागपट्टनम है, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर अगर इन बंदरगाहों का क्रम निम्न प्रकार है। सबसे पहले विशाखापट्टनम है, फिर मछलीपट्टनम है, फिर काकीनाडा है और तब कौन है, नागपट्टनम है। अगर मछलीपट्टनम की बात करें तो यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिला में है। किस जिला में, कृष्णा जिला में है। अगर काकीनाडा की बात करें तो यह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिला में है। और नागपट्टनम की बात करें तो यह तमिलनाडु में है। कहाँ, यह तमिलनाडु में है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। प्रश्न कहता है कि 1954 में किन 2 देशों के बीच कोसी सिंचाई और जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। भारत और बांग्लादेश, भारतवर्ष और चीन, भारतवर्ष और नेपाल। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होने वाला है सी, यानी 1954 में भारतवर्ष और नेपाल के बीच में कोसी सिंचाई और जल विद्युत परियोजना के समझौता पर क्या किया गया था, हस्ताक्षर किया गया था। सी इसका सही आंसर होने वाला है। इसका कुछ डिस्कशन यहाँ पर इस प्रकार है कि 1954 में कोसी सिंचाई और जल विद्युत परियोजना पर भारत और नेपाल के बीच हस्ताक्षर हुआ था, जिसका उद्देश्य कोसी नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करना, बाढ़ से बचाव और सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए जल का उपयोग करना था। कोसी नदी के जल का प्रबंधन करना, बाढ़ नियंत्रण करना, सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन इसका क्या था, उद्देश्य था। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न को पढ़िए और जवाब दीजिए।
प्रश्न कहता है कि RLC के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जल वायु प्रदेश में आता है? उत्तर दक्षिण, आर्द्र उत्तर दक्षिण, उप आर्द्र संक्रमणकालीन, उप आर्द्र महाद्वीपीय, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर बताएंगे, क्या होगा इसका सही आंसर? चलिए सब आदमी कमेंट में बताइए, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा डिस्कशन कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो RLC है इसके अनुसार जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार उप आर्द्र संक्रमणकालीन प्रभाग में आता है। किसमें? उप आर्द्र संक्रमणकालीन प्रभाव में आता है। कहता है कि 1971 में RLC ने भारत के जलवायु को सबसे गर्म और ठंडे महीने के तापमान और औसत वर्षा के आधार पर 10 वायुमंडलीय प्रभागों में विभाजित किया। बिहार में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। बिहार में कैसी जलवायु पाई जाती है? मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जो उप उष्ण कटिबंधीय समशीत उष्ण क्षेत्र में स्थित है। यानी इसका जो सही आंसर होने वाला है ये हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर, सॉरी बी इज द राइट आंसर। सी हम बोल रहे थे, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न को पढ़िए और जवाब दीजिए। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन ने पूर्ण स्वराज्य के सिद्धांत गृहीत हुआ था? मतलब किस आंदोलन में पूर्ण स्वराज्य का सिद्धांत क्या हुआ था? गृहीत हुआ था। कानपुर अधिवेशन 1925, लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होने वाला है लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर का अधिवेशन 1929 में कब हुआ था? 31 दिसंबर को ना। यहाँ पर आप ये फिगर जो देख रहे हैं ये लाहौर अधिवेशन का है, और यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई है कि 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। मतलब इसका अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसी अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा? प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम लोग पूर्ण स्वाधीनता के रूप में क्या करेंगे? मनाएंगे। कुछ बातें यहाँ पर आपको दिखाई देगा जो उससे ही संबंधित है कि 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी, और लोगों ने ब्रिटानी साम्राज्य से पूरी तरह से स्वतंत्र होकर अपना राज्य बनाने के संघर्ष की प्रतिज्ञा की थी। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था, और इसका अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, पढ़िए और जवाब दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। कहता है कि पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? सिख धर्म को परिष्कृत करना, पंजाब की राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना, कृषक आंदोलन का संगठन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कूका आंदोलन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। कूका विद्रोह, पंजाब का कूका विद्रोह, यहाँ पर ये उसका सिंबल है। तो चलिए कुछ हम इसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य सिख समाज में सुधार लाना और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का विरोध करना था।
जिसका नेतृत्व बाबा राम सिंह ने किया था। किसने किया था? बाबा राम सिंह ने किया था। कूका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सिख धर्म में सुधार लाना और सिख धर्म की मूल शिक्षाओं की ओर लौटाना था। कूका आंदोलन ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग और सबने अवज्ञा की नीति अपनाई थी। मतलब ये जो गांधी जी सबने अवज्ञा आंदोलन चलाए थे, उसी प्रकार से ये भी असहयोग और सबने अवज्ञा का सिद्धांत का पालन किया था। इस प्रकार से कूका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि सिख धर्म के परिष्कृत करना, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। कहता कि 1857 की क्रांति को किसने कहा, किसके द्वारा प्रथम भारतीय राष्ट्रीय संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? बी.डी. सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह को विनायक दामोदर सावरकर यानी बी.डी. सावरकर ने भारतीय स्वतंत्रता का पहला संग्राम यानी फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में वर्णित किया था, जिसे उन्होंने अपने पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में लिखा है। इनके एक पुस्तक का नाम है, क्या नाम है? द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस, और उसमें उन्होंने 1857 की क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता का पहला संग्राम के रूप में वर्णित किया है। बी.डी. सावरकर एक प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, हिंदू राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला संग्राम अपनी पुस्तक में वर्णित किया था, यानी इसका सही आंसर जो होने वाला है वो हो जाएगा बी.डी. सावरकर। क्या हो जाएगा? बी.डी. सावरकर हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, बी.डी. सावरकर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का पहला उदाहरण कहाँ से घटित हुआ था? बिहार और पंजाब से, मगध प्रेसिडेंसी से, पंजाब प्रोविंस से, उपयुक्त में से एक से अधिक से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप इसका कुछ डिस्कशन देखेंगे, फिर हम लोग आंसर की ओर लौटेंगे। तो कहता है कि भारतीय किसान इतिहास में संगठित असहयोग का पहला उदाहरण बिहार के चंपारण जिला में 1917 में नील कृषकों द्वारा गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। 1917 में बिहार के चंपारण जिला में नील की खेती करने वाले किसानों ने यूरोपीय बागान मालिक के शोषण के खिलाफ संगठित रूप से असहयोग आंदोलन चलाया था। यानी असहयोग आंदोलन कब चलाया था? 1917 में। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा बिहार और बंगाल प्रेसिडेंसी में ना, यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, खाद्य और कृषि मंत्री, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसके लिस्ट में कौन किसको क्या मिला था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य और कृषि विभाग, क्या खाद्य और कृषि विभाग था। जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे तो ये कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मामले और राष्ट्रमंडल से संबंधित थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करेंगे तो ये गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री थे। बलदेव की बात करेंगे तो ये रक्षा मंत्री थे। इब्राहिम इस्माइल चंदूरगर की बात करेंगे तो ये वाणिज्य मंत्री थे। लियाकत अली खान की बात करेंगे तो ये वित्त मंत्री थे। सी राजगोपालचारी की बात करेंगे तो शिक्षा और कला मंत्री थे। जगजीवन राम की बात करेंगे तो श्रम मंत्री थे। और जोगेंद्र नाथ मंडल की बात करेंगे तो ये कानून मंत्री थे। इस प्रकार से जो अपना सही आंसर होने वाला है वो अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या दिया गया था? खाद्य और कृषि मंत्री। कमेंट में सवाल बताएंगे कि रक्षा मंत्री किसे दिया गया था और गृह मंत्री किसे दिया गया था। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपको हम बताए हैं कि रक्षा मंत्री किसे दिया गया था और गृह मंत्री किसे दिया गया था। तो इसलिए आप लोग पढ़े हैं, मन से गौर से पढ़े हैं, तो उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब चलिए
कहता है कि गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के किसानों के दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? बृज किशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, सुखराम गणेश, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। क्या हो जाएगा? राजकुमार शुक्ल। अब जरा देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी को चंपारण आकर किसानों की दयनीय स्थिति देखने के लिए विशेष रूप से राजकुमार शुक्ल ने आग्रह किया था, जिसके बाद चंपारण सत्याग्रह हुआ। चंपारण के एक किसान थे, कौन? राजकुमार शुक्ल। कौन थे? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल चंपारण के एक किसान थे जिन्होंने गांधी जी को नील की खेती करने वाले किसानों की समस्याओं से अवगत कराया और उन्हें चंपारण आकर स्थिति का जायजा लेने के लिए आमंत्रित किया। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी 1917 में चंपारण पहुंचे और किसानों के समर्थन में सत्याग्रह शुरू किया, जो भारत की स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। गणेश शंकर विद्यार्थी, इसका भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रोत्साहित किया था। किसानों की स्थिति से अवगत कराए थे राजकुमार शुक्ल, और गणेश कुमार विद्यार्थी ने इनको प्रेरित किया कि सर जी आप चंपारण आइए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। यहाँ पर देख रहे हैं जिन्ना और अंबेडकर साहब है। ये अंबेडकर है, ये मोहम्मद अली जिन्ना है। कहता है कि मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 को, 17 अक्टूबर 1939 को, 22 दिसंबर 1940 को, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर 1939। वैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 को ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए यहाँ आप देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस की शुरुआत की। इतिहास में यह दिन, मुक्ति दिवस एक महत्वपूर्ण दिन है। इतिहास में मुक्ति दिवस एक महत्वपूर्ण दिन है जो भारत के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दिन भारत के लिए आज़ादी का दिन है, और जब भारत ने अंग्रेजों की दासता से आज़ादी हासिल की थी 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, और यह दिन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न उसी से संबंधित कुछ डिस्कशन है। जैसे कि मुस्लिम लीग का उदय हुआ, उसके बाद 1906 का मुसलमान शिष्टमंडल और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग थी। ये सब बात मतलब मुस्लिम लीग के उदय के कारण के बारे में यहाँ बताया गया है। यहाँ बताया गया कि साइमन कमीशन और लीग में फूट, नेहरू गांधी रिपोर्ट, ये सब बातें बताई गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है कि नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल बारी और महात्मा गांधी। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होने वाला है महात्मा गांधी। यानी बिहार विद्यापीठ के जो विद्यापीठ जो है उनका शिलान्यास किसने किया था? गांधी जी ने ना। अब बात उठती है कुछ इनसे संबंधित बात है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। कहता है कि गांधी जी ने 6 फरवरी 1921 को, कब? 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किया था, जो बिहार नेशनल कॉलेज के रूप में जाना जाता है। बिहार विद्यापीठ को ही बिहार नेशनल कॉलेज के नाम से जाना जाता है। बिहार विद्यापीठ की स्थापना पटना के सदाकत आश्रम में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार विद्यापीठ का स्थापना कहाँ हुआ था? पटना के सदाकत आश्रम में। राजेंद्र प्रसाद को बिहार विद्यापीठ के प्रधानाचार्य बनाया गया था, और बिहार विद्यापीठ के प्रधानाचार्य किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और इसके लिए जमीन किसने दान दिया था? मौलाना मजरूल हक। जमीन दान देने वाले व्यक्ति कौन थे? बिहार विद्यापीठ के लिए जमीन दान देने वाले व्यक्ति कौन थे? मौलाना मजरूल हक। कौन थे? मौलाना मजरूल हक जी थे। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके बतलाइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।